जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तक की सरल व्याख्या। आज संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम सीखेंगे कर्मधारय समास। इससे पहले वाली वीडियो में हमने तत्पुरुष समास के बारे में बात की थी, उसको सीखा था। और तब हमने ये जाना था कि तत्पुरुष समास दो भागों में बांटा जाता है, एक व्यधिकरण और एक समानाधिकरण। व्यधिकरण तत्पुरुष समास में द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के समास आते हैं, और जिसका प्रथम पद और द्वितीय पद अलग अलग विभक्तियों में होते हैं। और समानाधिकरण तत्पुरुष के दो भेद होते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। ठीक है, आज हम कर्मधारय समास के विषय में जानेंगे। कर्मधारय समास, जैसा कि आपको पता है, समानाधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। समानाधिकरण अर्थात जिसके प्रथम पद और द्वितीय पद मतलब उत्तर पद, इन दोनों की विभक्ति कैसी होती है? एक ही होती है, मतलब समान विभक्ति में दोनों पद पाए जाते हैं। ठीक है, इसके मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं, विशेषण विशेष्य और उपमानोपमेय और अवधारणा पूर्व पद। अब सबसे पहले समझते हैं विशेषण विशेष्य क्या होता है, किसे कहा जाता है। तो देखिए, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, विशेषण और विशेष्य, इसका एक पद विशेषण होता है और एक पद इसका विशेष्य होता है। विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है? क्या होता है? विशेषण वो होता है जो किसी की विशेषता बताई जाती है, मतलब जो विशेषता होती है उसको विशेषण कहते हैं। और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है। जैसे सुंदरः और बालकः। अब देखिए, यहाँ पर सुंदरः तो हो गया विशेषण और बालकः हो गया विशेष्य। हम्म, तो इसमें क्या होगा? एक पद विशेषण होगा और एक पद विशेष्य होगा। ठीक है, अब उपमानोपमेय, जैसा कि यहाँ पर भी नाम से ही स्पष्ट होता है, उपमान और उपमेय। इसमें अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? गुण संधि, उपमान उपमेय, है ना। तो देखिए, एक पद उपमान होगा और दूसरा पद उपमेय होगा। उपमान और उपमेय क्या होते हैं? हिंदी में उपमा अलंकार पढ़ा है? पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? पढ़ा होगा। चलिए देखते होता क्या है उपमान और उपमेय। उपमान क्या होता है? जब किसी विश्व प्रसिद्ध वस्तु की किसी से तुलना की जाती है, तो वो जिसकी जो विश्व प्रसिद्ध वस्तु होती है वो हो जाती है उपमान, और जिसकी तुलना की जाती है वो होती है उपमेय। एक बार फिर से समझते हैं। जिसकी तुलना की जाती है वो होता है उपमेय, और जिससे तुलना की जाती है वो होता है उपमान। जैसे चंद्रम इव मुखम, चंद्र के समान मुख। ठीक है, और उसके बाद अवधारणा पूर्व पद। अवधारणा पूर्व पद क्या होता है? जिसमें कि दोनों के अंतर को समाप्त कर दिया जाए, जिसमें उपमान उपमेय विशेष्य विशेषण इनके अंतर को समाप्त कर दिया जाए। मतलब जो दूसरा पद है उसके अनुसार उसी को ही पहले पद के रूप में मान लिया जाए। जैसे गुरु गुरु एव देवः। तो गुरु एव देवः अर्थात क्या हुआ? गुरुदेवः, गुरु ही है देव, है ना। तो जिसको जिसको गुरु को ही देव के रूप में मान लिया गया है, ऐसे गुरु, तो उनको क्या कहा जाता है? गुरुदेव। इसका समस्त पद होगा गुरुदेव और इसका विग्रह हो जाएगा गुरु एव देवः। ठीक है, आइए अब विस्तार से जाने विशेषण विशेष्य। सबसे पहले इसको विस्तार से समझ लेते हैं। समास के दोनों पदों में
विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। जो दो पद होते हैं, एक पूर्व पद एक उत्तर पद। जो पूर्व पद होगा या तो वो विशेषण होगा या वो विशेष्य होगा। वैसे अधिकतर पहला पद विशेषण ही होता है, दूसरा विशेष्य होता है, लेकिन कभी कभी ये बदल भी जाता है। तो हमें क्या करना है, बस उसको समझना है। एक पद विशेषण, एक पद विशेष्य, और दोनों पदों के बीच में च, असौ और तत्, इन शब्दों के द्वारा क्या होता है, उनका विग्रह किया जाता है। इन शब्दों से, किन से, च, असौ और तत् से, इन शब्दों का, किसका, जो समस्त पद होता है उसका विग्रह किया जाता है। ठीक। और क्या कहते हैं, सु के लिए सुंदर और कु के लिए कुत्सित का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर समस्त पद में पहला पद सु है तो उसके लिए सुंदर, और दूसरा अगर कु है तो उसके लिए कुत्सित। अब जब हम विग्रह करेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, वीर बालह, तो क्या होगा, वीरह बालह। और सुंदर पुस्तकम, सुंदरम पुस्तकम। अब देखिए यहाँ एक चीज का ध्यान और रखिएगा, क्या, कि जो हमारा उत्तर पद होगा, जो हमारा बाद वाला अर्थात उत्तर पद जो होगा, उसी के अनुसार हमारे समस्त पद का लिंग होगा। अगर उत्तर पद हमारा पुल्लिंग में है तो समस्त पद भी हमारा पुल्लिंग में होगा। उत्तर पद हमारा स्त्रीलिंग में है तो समस्त पद स्त्रीलिंग में होगा। उत्तर पद हमारा नपुंसक लिंग में है तो समस्त पद भी हमारा नपुंसक लिंग में होगा। ये तीनों पर निर्भर होगा, मतलब विशेषण विशेष्य, उपमान उपमेय और अवधारणा पूर्व पद। लेकिन यहाँ पर जो हमारा विशेषण विशेष्य है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा विशेष्य होगा, मतलब विशेष्य यदि हमारा पुल्लिंग में है तो विशेषण भी हमारा पुल्लिंग में होगा। विशेष्य यदि हमारा स्त्रीलिंग में है तो उसका विशेषण भी स्त्रीलिंग में होगा। और विशेष्य अगर हमारा नपुंसक लिंग में है तो उसका विशेषण भी नपुंसक लिंग में ही होगा। ठीक। जैसे कृष्णः सर्पः, तो देखिए कृष्णः च असौ सर्पः, इसका विग्रह क्या हुआ, कृष्णः च असौ सर्पः, अर्थात ऐसा सर्प जो कैसा है, काला है। ठीक। और नीलकंठम, नीलम कंठम, जो कंठ है वो कैसा है, नीला। अब और उदाहरण देखते हैं, नरसिंह। अब देखिए इसका विग्रह क्या होगा, नरः च असौ सिंहः च। अब देखिए जो नरसिंह है ये क्या है, ये ईश्वर का जो एक रूप था उसके बारे में है। जैसे क्या था, नरः च असौ सिंहः च, जो मनुष्य भी है और सिंह भी है। तो नरः च असौ सिंहः च, ये इसका विग्रह हुआ। ठीक। फिर श्वेत कृष्णः, श्वेतः च कृष्णः च। देखिए यहाँ पर दोनों पद, प्रथम पद अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद है ना, ये दोनों पद क्या है, विशेषण है। दोनों पद विशेषण है ना। तो क्या होगा, श्वेतः च कृष्णः च, सफेद भी है और काला भी है। सुपुरुषः, अब देखिए ये उदाहरण आ गया हमारा इसका, सु के लिए सुंदर और कु के लिए कुत्सित। जैसे अगर हमारे समस्त पद में पहला पद आता है सु, सुपुरुषः, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, सुंदरः पुरुषः। और कुपुत्रः, कुत्सितः पुत्रः। ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और इसको समझते हैं, उपमानोपमेय इसको देखते हैं। देखिए उपमानोपमेय कर्मधारय समास क्या होता है, इसमें उपमान और उपमेय वाचक शब्दों को एव या इव आदि शब्दों से जोड़ा जाता है, क्योंकि यहाँ पर तुलना की जाती है। यहाँ पर क्या होता है, तुलना के द्वारा इनको बताया जाता है। जैसे घन इव श्यामः, तो बादलों के समान कैसा, काला। तो तुलना किससे की जा रही है, कोई चीज यदि काली है और उसकी तुलना कैसे की जा रही है, बादलों से। कैसी काली है, जैसे काले बादल होते हैं। काले बादल कब होते हैं, जब बारिश होने वाली होती है ना। तो क्या हुआ, घन श्यामः। ठीक। इसी तरह
कुसुमम इव कोमलम, तो कुसुम कोमलम समस्त पद बना इसका, कुसुम कोमलम। और चंद्रः इव मुखम, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमुखम। ठीक है। शैल इव उन्नतः, शैलोन्नतः, कैसा कैसा ऊंचा, पर्वत के समान ऊंचा, इतना ऊंचा जितना ऊंचा पर्वत होता है, शैलोन्नतः। वज्रम इव कठोरम, वज्र कठोरम, इतना कठोर जितना कठोर वज्र होता है। तो यहाँ वज्र से तुलना की गई है किसी वस्तु की, है ना, कितना कठोर है, जितना कठोर वज्र होता है उतना कठोर। ठीक है। आइए और उदाहरण देखें इसके। पुरुषः व्याघ्रः इव, अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो उपमान होता है वो प्रथम पद में होता है और उपमेय जो होता है वो द्वितीय पद होता है, मतलब उत्तर पद होता है। लेकिन कभी कभी प्रथम पद उपमेय हो जाता है और द्वितीय पद उपमान हो जाता है। जैसे पुरुषः व्याघ्रः इव, तो पुरुष कैसा, व्याघ्र के समान, तो क्या होगा समस्त पद, पुरुष व्याघ्रः। वहां पर हम जब ऐसे समस्त पद का जब हम विग्रह करेंगे तो इव बीच में ना रखकर अंत में रखेंगे। ठीक है। जैसे पुरुष सिंहः, तो क्या होगा, पुरुषः सिंहः इव, पुरुष शेर के समान। और पुरुष शर्भः, अर्थात पुरुषः ऋषभः इव, कैसा, बैल के समान। कर किसलयम, कर किसलयम अर्थात करह किसलयम इव, मतलब जो हाथ हैं वो इतने कोमल हैं जैसे कि कोमल कोमल पत्ते होते हैं पेड़ों के, ऐसे। और मुख कमलम, मुखम कमलम इव, मुख कमल के समान। ठीक है। और पुरुष नागः, पुरुषः नागः इव, जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं ना उनके लिए तुलना की जाती है, पुरुष नागः उनके लिए कहा जाता है ना। पुरुषः नागः इव, कैसा पुरुष है, नाग के समान, उतना जहरीला, उतना खतरनाक, उतना दुर्जन, उतना कष्ट देने वाला, तो उसको क्या कहते हैं, पुरुष नागः। और अवधारणा पूर्व पद, जब पूर्व पद और उत्तर पद में अंतर समाप्त करके उसको ऐसे मान लिया जाए, जैसे विद्या एव धनम, तो विद्या ही धन है, तो उसको क्या कहते हैं, विद्या धनम। ठीक है। गुरु एव देवः, गुरु देवः, गुरु ही देव हैं, वो गुरु जो जीवन को पार लगाते हैं, वो गुरु जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, वो गुरु जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं, तो ऐसे गुरु को ही देव देवता कहा जाता है। तपह एव धनम, तपो धनम, तप ही धन है। तो ऐसा तपोधन। वेद एव संपत, वेद ही संपत्ति है, वेद संपत। ठीक, ठीक है। आइए अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। अभ्यास से क्या होगा, जो हमने पढ़ा है उसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। पीतम अंबरम, तो अब क्या करते हैं, इसका हम समस्त पद बनाते हैं, तो क्या बनेगा, पीतांबरम, पीतम अंबरम, पीतांबरम। फिर रक्तम कमलम, क्या होगा, हाँ, कमल के समान लाल, रक्तम कमलम। दीर्घा रज्जुहु, कैसी है, रस्सी, दीर्घ रज्जुहु, रज्जु कैसी है, दीर्घ है, बड़ी है ना। ठीक है। और फिर कुत्सित राजा, क्या होगा, कुराजा। महान च असौ ऋषि, महर्षि। ठीक है। ये हमने क्या किया, यहाँ विग्रह पद दिए हुए थे और इनके हमने समस्त पद बनाए हैं। ठीक है। अब समस्त पद दिए गए हैं, आइए इनका विग्रह कर लेते हैं। श्वेत वस्त्रम, तो क्या होगा, श्वेतम और वस्त्रम।
उन्नत वृक्षः, उन्नतः और वृक्षः। एक पुरुषः, एकः और पुरुषः। शीतल छाया, अब देखिए इसका क्या होगा? शीतला च तत् छाया, शीतला च तत् छाया। नीलोत्पलम, क्या होगा? नीलम उत्पलम। ठीक है, आज हमने समझा किसके विषय में? कर्मधारय समास के बारे में। क्या पढ़ा आज हमने? आज हमने पढ़ा कर्मधारय समास के 3 भाग होते हैं, विशेषण विशेष्य, उपमानोपमेय और अवधारणा पूर्व। ठीक है, उसके बाद हमने इनके नियमों को पढ़ा, इनके समस्त पद का विग्रह किया, विग्रह पदों का समस्त पद बनाया और फिर अंत में हमने अभ्यास के द्वारा इसकी पुनरावृत्ति भी की। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।